Good evening, dear students. Let us discuss about application of complex notation method in AC. AC राशियाँ जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इम्पीडेंस, दिस इज़ फेजर, इसको कम्प्लेक्स रूप में लिख सकते हैं. पावर, तीन तरह की पावर की बात हमने की थी एसी में. एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर, इनको फेजर के रूप में लिखा जा सकता है. वोल्टेज, रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप, उनको हम फेजर के रूप में लिख सकते हैं. एसी करंट, ये रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट और रिएक्टिव एलिमेंट में करंट, इनको भी हम फेजर के रूप में लिख सकते हैं. सो दीज क्वांटिटीज़, इम्पीडेंस, पावर इन एसी, वोल्टेज इन एसी, करंट इन एसी, ये सब फेजर राशियां हैं. इनको हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना आसान हो जाता है. जैसे कि एडिशन करना हो, एडिशन, दो एसी राशियों का एडिशन करना हो, या सब्ट्रैक्शन करना हो, या डिवीज़न करना हो, या मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो ये सभी ऑपरेशन जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं, ये करना आसान हो जाता है. कैसे? जैसे इम्पीडेंस होता है Z, ये इसमें दो एलिमेंट होते हैं इम्पीडेंस के, एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा होता है रिएक्टेंस. तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं. तो ये फेजर है. फेजर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा गया है. ये जो पहला भाग है ये इम्पीडेंस फेजर है, और इसका ये जो पहला भाग है दिस इज़ इन फेज कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं. इसका दूसरा भाग इसको बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट या क्वाड्रेचर कंपोनेंट. जैसे कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग लिखते हैं x प्लस IY, इसमें रियल नंबर ये है, कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं हम लोग रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या. तो रियल नंबर को हम यहाँ फेजर में लिखते हैं इन फेज कंपोनेंट दिस आर, या इसको एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं. और इमेजिनरी ये जो भाग है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ होता है क्वाड्रेचर कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट. जैसे ये इम्पीडेंस में हमने लिखा, वैसे ही अगर ये कैपेसिटिव होता इम्पीडेंस में तो ये हम लिखते Z फेजर को ऐसे लिखते हैं R माइनस JXC. हमने पिछले वीडियो में बताया था माइनस J और प्लस J का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम और बात करेंगे. सिमिलरली पावर, S इक्वल टू P प्लस JQ, ऐसे लिखते हैं हम लोग पावर को. पावर जो है उसके दो घटक हैं, एक घटक ये है एक्टिव, दूसरा घटक ये है रिएक्टिव. तो ये रिएक्टिव जो घटक है उसमें J लगा देते हैं, तो ये J का यही मतलब है, इट इज़ क्वाड्रेचर कंपोनेंट और इट इज़ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज कंपोनेंट. ये P जो है इन फेज है, इन फेज या एक्चुअल पावर है या रियल पावर है. ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट है या रिएक्टिव पावर है. ये ऐसा तब होता है जब ये कैपेसिटिव एलिमेंट में पावर होती है, तो हम लोग इस तरह का बनाते हैं. अगर इंडक्टिव एलिमेंट में होता है तो ऐसे लिखते हैं P माइनस JQ, पावर ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें से ही आता है. ये इम्पीडेंस हो गया, ये पावर हो गया, ये फेजर राशियाँ हैं. इनको हम लोग इस कम्प्लेक्स रूप में लिख रहे हैं, कम्प्लेक्स रूप में लिखते हैं. ऐसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो आसानी से हो जाता है. सिमिलरली वोल्टेज, वोल्टेज जो है आपने देखा था, हमने RL, RC, RLC सीरीज सर्किट बताया था. एक होता है ये इस तरह से वोल्टेज को हमने लिखा था. ये क्या है, VR, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रजिस्टर, या इन फेज वोल्टेज. VL क्या लिखा था हमने, VL हमने लिखा था 90 डिग्री आउट ऑफ फेज. ये 90 डिग्री वोल्टेज की करंट की दिशा से 90 डिग्री ये लीड करता हुआ था. देखिए ये क्वाड्रेचर या 90 डिग्री आउट ऑफ फेज वोल्टेज है. ये ऐसे लिखा था, या ऐसे भी लिखा था हमने V इक्वल टू VR माइनस JVC, ऐसे लिखा था. कब? RC सर्किट में. RC सर्किट में ऐसे लिखते हैं, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप इतना, कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप इतना.
आरएल सर्किट में ऐसे लिखते हैं, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप इतना, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप इतना, और उन दोनों का जो सम है फेजर सम, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये रिजल्टेंट पावर है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम, ये रिजल्टेंट पावर है या अपरेंट पावर है, ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम होता है। इसी प्रकार करंट भी होता है, हमने करंट के लिए भी बनाया था IR प्लस JIC, ये ऐसा क्यों लिखा है फेजर, ये जो है रजिस्टिव एलिमेंट में जाती है करंट, ये जो है कैपेसिटिव एलिमेंट में जो कि लीड करती है, इसीलिए प्लस J लिखा है। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इंडक्टर होता है सर्किट में तो RL पैरेलल सर्किट में हमने बनाया था फेजर माइनस JIL ऐसे। तो ये क्या है, रिजल्टेंट करंट है, ये क्या है, इन फेज करंट है, ये क्या है, क्वाड्रेचर करंट है या 90 डिग्री आउट ऑफ फेज करंट है, ये इंडक्टिव एलिमेंट में बहने वाली करंट है, ये रजिस्टिव एलिमेंट में बहने वाली करंट है, ये रिजल्टेंट करंट है, ये रजिस्टिव एलिमेंट में बहने वाली करंट है, और ये कैपेसिटिव एलिमेंट में बहने वाली करंट है। तो ये सब फेजर राशियाँ हैं, इनको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखते हैं तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस इफ़ वी राइट देम इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नोटेशन मेथड। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर J यूज़ करते हैं, J। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई यूज़ करते हैं तो वहाँ जो i जैसे वहाँ होता है i इमेजिनरी, ये नंबर, ये दिस i, वैसे हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं i की जगह पर J। हमारे जो J का मतलब है यहाँ पे क्या है, जैसे ये मान लीजिए कोई वोल्टेज है, ये मान लीजिए कोई वोल्टेज है V वोल्टेज है, ये इसको रोटेट कराइए इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है V की, ये V की निगेटिव डायरेक्शन है, दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ प्लस। ये इसको घुमाइए, रोटेट करिए, रोटेट दिस वोल्टेज हियर, ये फेजर है मान लीजिए जिसकी लंबाई V है, उसको रोटेट करिए इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहाँ पे इस फेजर को जब यहाँ देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे दिस इज़ पोजीशन नंबर 1, दिस इज़ पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 पे देखिए इसको, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड V है, बट ये फेजर घूम गया है 90 डिग्री इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाता है तो हम वहाँ इस एक्सिस को लिखते हैं J एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस है ये, दिस इज़ क्वाड्रेचर एक्सिस। जैसे हम इमेजिनरी एक्सिस वहाँ लिखते हैं वैसे यहाँ क्वाड्रेचर एक्सिस लिखते हैं प्लस J, और इधर जो एक्सिस है ये माइनस J एक्सिस है। तो यहाँ पे आने का मतलब फेजर का मान तो उतना ही है, लेकिन उसमें हम प्लस J से जब गुणा कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो फेजर 90 डिग्री घूम गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात हम बता रहे थे आपको, ये जब इम्पीडेंस ट्रेंगल जब ये बनाते हैं हम लोग तो ऐसे बनाते हैं R और ये XL और ये Z, ये एंगल फाई। तो हमने इस इम्पीडेंस को ऐसे क्यों लिखा है, इम्पीडेंस को ऐसे इसलिए लिखा है Z इक्वल टू Z फेजर इक्वल टू R फेजर प्लस J XL। यहाँ पे जो J लिखा है इसका मतलब क्या है, यही है, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि J R की डायरेक्शन से देखिए ये XL 90 डिग्री घूमा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखिए ये फेजर घूमा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस J से। इसको और 90 डिग्री घुमा दीजिए, इस फेजर को 90 डिग्री और घुमा दीजिए, तो यहाँ आ गया ये फेजर। अब इस फेजर का मान कितना हो गया है, माइनस B हो गया है, यहाँ प्लस B है, यहाँ पे माइनस B है। इसका मान हमेशा उतना ही रहेगा, B ही रहेगा, यहाँ पे भी B ही रहेगा, लेकिन ये प्लस J का मतलब है कि 90 डिग्री घुमा हुआ है। एक बार और J से गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा। तो ये J इंटू JV इक्वल टू माइनस B, पहले JV था, यहाँ पे J इंटू V था, उसमें एक बार J से और गुणा कर दिया तो इसका मतलब 90 डिग्री और घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया J स्क्वायर V इक्वल टू माइनस B। तो यहाँ V कैंसिल हो जाएगा, तो J स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। जैसे यहाँ I का मान होता है अंडर रूट माइनस वन होता है, वैसे यहाँ पे J का मान भी होता है √-1। ये याद रखिएगा, J जो हमारे लिए यहाँ यूज हो रहा है वो वैसा ही है जैसा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में I यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमारे J का जो मतलब है कि
If we multiply with plus j, it means that phasor has rotated in anti-clockwise direction 90 डिग्री। एक बार और इस फेजर को घुमा दीजिए 90 डिग्री, यानी जे स्क्वायर बी में एक बार जे से और गुणा कर दीजिए, तो ये फेजर यहाँ आ गया, यहाँ पे इस जगह पे आ गया यहाँ पे। तो अब इसका मान कितना हो गया, माइनस जे भी हो गया, क्योंकि ये माइनस जे की एक्सिस है। तो जे स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो जे इंटू जे स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस बी, तो ये हो गया माइनस जे बी यहाँ आ गया, तो माइनस जे बी हो गया ये। तो 3 बार जे से गुणा कर दिया, मानिए जे क्यूब वी का मतलब कितना होता है, माइनस जे बी होता है, इसका ये मतलब हुआ। ये कैसे आ गया, जे क्यूब वी को आप लिख सकते हैं जे स्क्वायर जे इंटू जे स्क्वायर बी। तो जे स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जे। एक बार और इसको घुमाइए इधर, एक बार और प्लस जे से गुणा कर दीजिए इसमें, एक बार और प्लस जे से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा जे क्यूब वी इंटू जे क्यूब वी इंटू जे। तो जे क्यूब वी इंटू जे का मतलब क्या है, जे क्यूब वी इंटू जे, एक बार जे से और मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो 4 बार जे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फेजर वापस आ गया अपनी जगह पे। तो ये हो गया बी प्लस बी। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर बी। जे इंटू जे क्यूब बी को इस तरह से लिख सकते हैं। और जे स्क्वायर बी का मान कितना होता है, ये अभी हमने निकाला था, माइनस बी होता है। जे स्क्वायर बी का मान होता है माइनस बी, यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस बी। तो ये हो जाएगा कितना, जे स्क्वायर इंटू माइनस बी हो जाएगा ये। और जे स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1 इंटू माइनस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस बी। यानी 4 बार अगर जे से गुणा कर दें तो ये फेजर वापस यहाँ आ जाता है। तो ये प्लस जे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्लस जे से गुणा हो जाता है जब किसी फेजर में, व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस जे विथ एनी फेजर, दैट फेजर रोटेट्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब यही है। और माइनस जे का अगर गुणा कर दें, जैसे कि यहाँ भी फेजर था माइनस जे भी था, यहाँ पे माइनस जे भी यहाँ था, तो ये जो वी फेजर है, अगर इसमें 90 डिग्री इसको घुमा दें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर को घुमा दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस जे वी। तो माइनस जे से मल्टीप्लाई होने का मतलब है दैट फेजर हैज़ रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और प्लस जे से मल्टीप्लाई जब हो जाता है किसी फेजर में, तो उसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये मतलब होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस जे यूज़ करते थे, प्लस जे यूज़ करते थे। तो क्यों यूज़ करते थे, ये आर प्लस जे एक्सेल क्यों लिखते थे, क्योंकि एक्सेल की दिशा आर की दिशा से 90 डिग्री घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए प्लस जे से जुड़ा हुआ है। आर माइनस जे एक्स क्यों लिखते थे, क्योंकि इसका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है उल्टा बनता है, ऐसे बनता है आर, और ये एक्स और ये बनता है जेड, ये बनता है फाई। इसको लिखिए, आर की डायरेक्शन ये है तो आर ऐसे लिखेंगे। एक्स का फेजर देखिए 90 डिग्री घुमा हुआ है क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस जे की जगह पे यूज़ करेंगे प्लस जे की जगह यूज़ करेंगे माइनस जे एक्स। माइनस जे क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो फेजर एक्स का फेजर है वो आर की डायरेक्शन से 90 डिग्री इधर को घुमा हुआ है, इसीलिए यहाँ इम्पीडेंस को लिखेंगे आर माइनस जे एक्स। तो यहाँ आर माइनस जे एक्स इसीलिए लिखा गया है। इसी तरह पावर ये जो प्लस जे क्यू का मतलब ये जो पावर है ये 90 डिग्री घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, ये पावर जो है ये घूमा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये वोल्टेज घूमा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये वोल्टेज जो घूमा है बी आर की डायरेक्शन से घूमा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये प्लस जे का मतलब यही होता है कि इसकी डायरेक्शन से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस जे का मतलब इसकी डायरेक्शन से ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये इसका मतलब है। इसीलिए हम लोग पावर में प्लस जे और माइनस जे इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन मेथड में अभी हमने ये देखा कि ऑपरेटर जे यूज़ करते हैं हम लोग, ऑपरेटर जे। ऑपरेटर जे का मतलब इफ़ वी मल्टीप्लाई विथ प्लस जे इट मीन्स फेजर रोटेट्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, and if we multiply with माइनस जे से गुणा करते हैं किसी फेजर में तो क्या होता है, फेजर रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मीनिंग है इसका। आप देखिए फेजर के रूप में हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4j, ये इस रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फेजर को रिप्रेजेंट करने की 4 विधियाँ हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहली विधि है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं देखिए रिप्रेजेंट करने में, एक रियल एक्सिस ये है, इसको इनफेज एक्सिस भी बोलते हैं। ये क्वाड्रेचर एक्सिस है, इसको 90 डिग्री आउट ऑफ फेज एक्सिस भी बोलते हैं या रिएक्टिव एक्सिस भी बोलते हैं। यहीं पे ऑपरेटर जे होता है, प्लस जे की ये डायरेक्शन है और माइनस जे की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। और ये रियल एक्सिस है या इन फेज एक्सिस है प्लस, और इन फेज एक्सिस है ये माइनस इधर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस जे, दिस इज माइनस जे। तो ये 3 + 4j का मतलब क्या है देखिए, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या है, ये भाग रियल है, दिस पार्ट इज रियल, दिस पार्ट इज रियल। ये मान लीजिए वोल्टेज हो सकता है, सो V = 3 + 4j ये लिखा हुआ है। तो ये V क्या है, ये फेजर है, ये V फेजर है, ये वाला, ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहे हैं इस फेजर को। तो ये भाग जो है दिस फर्स्ट पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट भी बोलते हैं, इसको इन फेज पार्ट भी बोलते हैं। ये एक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये देखिए इन फेज पार्ट और रियल पार्ट। दूसरा भाग ये जो है 4 जिसमें जे से मल्टीप्लाई है, इसको क्वाड्रेचर पार्ट बोलते हैं या रिएक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। जैसे वहाँ हम उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं x + i y में, ये रियल भाग है वास्तविक, ये काल्पनिक। वैसे यहाँ पे ये इन फेज पार्ट है और एक्टिव पार्ट है या क्वाड्रेचर पार्ट है ये, या इसको रिएक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। तो ये है एक्चुअल फेजर है। अब इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इसका रियल भाग देखिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन डाल दीजिए रियल एक्सिस पे। तो ये लंबाई है इसकी, यहाँ पे लंबाई कितनी है, 3 है, 3। और इसका प्रोजेक्शन डाल दीजिए इमेजिनरी एक्सिस पे या क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वाड्रेचर एक्सिस दिस इज, और रिएक्टिव एक्सिस है। तो यहाँ पे इसका ये मान कितना है, 4। तो 3 रियल पार्ट है और या इन फेस पार्ट है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें इन फेस पार्ट जो है ये लिखते हैं और उसके बाद प्लस ये जो है क्वाड्रेचर पार्ट है, उसमें इससे देखते हैं कि वो क्वाड्रेचर के पॉजिटिव एक्सिस पे है जैसे कि यहाँ है, या निगेटिव एक्सिस पे। जैसे यहाँ पॉजिटिव एक्सिस पे है, लिखेंगे J4 या 4J, ये हो गया फेजर V फेजर, ऐसे लिखेंगे। तो इस फेजर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये भाग देखिए, ये रियल भाग है, 3 है, इससे 90 डिग्री पे है। इस क्वाड्रेचर कंपोनेंट जो है ये, इसका मान 4 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3² + 4²। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा कितना, 9 √9 + 16 = √25 मीन्स 5। तो ये मैग्नीट्यूड इसका हो गया 5। तो ये इसका मॉड है 5, ये देखिए ये मॉड मैग्नीट्यूड 5 है। और मैग्नीट्यूड का रियल एक्सिस से एंगल कितना है, इसमें tan ले लीजिए ABC में, तो tan phi = हो जाएगा 4/3।
सो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा इसका रेफरेंस से एंगल, ये फाई इक्वल टू और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, इसको सॉल्व करेंगे 53 डिग्री। तो ये हो गया, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। अगर यही फेजर यहाँ होता, यही फेजर सेम यहाँ होता ऐसे, यही फेजर, तो रियल भाग को हम क्या लिखते यहाँ पे, रियल भाग को लिखते यहाँ पे -3 क्यों लिखते, क्योंकि इसका मान तो 3 ही है, मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन तो 3 ही आएगा यहाँ पे, लेकिन ये रियल एक्सिस के या इन फेज एक्सिस के माइनस एक्सिस पे है, इसीलिए इसको लिखेंगे -3। इसका प्रोजेक्शन यहाँ डालिए तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा -3 + 4j। तो ये फेजर हो गया, मान लीजिए इसको हम B1 कहेंगे, अगर ये वाला फेजर है फर्स्ट B1, तो ये जो फेजर सेकंड है इसको अगर हम B2 कहेंगे, तो B2 को कैसे लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो B2 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, B2 फेजर इक्वल टू -3 + 4j, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है फेजर इस तरह से यहाँ पे, तो उसका जो रियल पार्ट या इन फेस पार्ट आएगा माइनस में आएगा, और उसका क्वाड्रेचर पार्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा। इसी प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा सेम। एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स -4/3 एंगल आएगा माइनस में। माइनस में क्यों एंगल आ रहा है, क्योंकि ये एंगल देखिए रेफरेंस से, दिस एंगल इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है रेफरेंस से, मान लीजिए θ2, ये मान लीजिए θ1 है, तो ये एंगल देखिए एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए प्लस आया है, ये एंगल क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस आया है। तो प्लस एंगल और माइनस एंगल का मतलब यही है, इफ़ एंगल इज़ पॉजिटिव इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस, इफ़ एंगल इज़ निगेटिव जैसे कि यहाँ आया है इट इज़ निगेटिव, तो ये इसका मतलब है एंगल जो है रेफरेंस से क्लॉकवाइज लिया जाएगा, रेफरेंस एक्सिस से ये एंगल है। अब यही फेजर V2 यहाँ पे अगर आ जाए, इधर आ जाए सपोज यहाँ पे, मान लीजिए इस फेजर का नाम दे दिया V3। अब इसका अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ प्रोजेक्शन डाल दीजिए ऐसे, रियल भाग में और इमेजिनरी भाग में। तो V3 जो फेजर होगा, फेजर V3 फेजर कितना होगा, इसका रियल पार्ट माइनस में आएगा -3, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में आएगा -4j, ये हो गया V3। इस तरह से लिखेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट जो आएगा या क्वाड्रेचर पार्ट आएगा वो भी माइनस एक्सिस पे आएगा, -j एक्सिस पे आ रहा है इसीलिए -4j आएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा, और एंगल निकालेंगे तो प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा एंगल, क्योंकि ये एंगल है, दिस इज θ3, ये एंगल है, ये रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज है, रेफरेंस एक्सिस से देखिए एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए प्लस आ रहा है। यही फेजर अगर यहाँ आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, मान लीजिए V4 फेजर V4 है, तो इसका प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रोजेक्शन डालेंगे, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे V4 को, V4 फेजर को लिखेंगे, रियल पार्ट कितना आएगा +3, इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा नेगेटिव -4j, इस प्रकार से लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा सेम 5 आएगा, एंगल लेंगे तो माइनस में आएगा tan इनवर्स -4/3, तो ये एंगल माइनस में क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस एंगल θ4 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम रेफरेंस, ये रेफरेंस देखिए इससे क्लॉकवाइज है इसीलिए। तो ये इस तरह से इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ये हमने बता दिया, यहाँ पे एंगल कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया, एंगल प्लस आने का मतलब बता दिया, एंगल माइनस आने का मतलब बता दिया। अब यहाँ पे एक होता है कंजुगेट आपने पढ़ा होगा, सम्मिश्र। कंजुगेट क्या होता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इसका कंजुगेट होता है x - iy। ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जब चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं या माइनस को प्लस कर देते हैं, तो वो दूसरा जो संख्या होती है, दूसरा नंबर होता है, वो कंजुगेट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए
एक फेजर है 6 + J4, तो इसका कंजुगेट लेना है, तो ये है 6 - J4, दिस इज द कंजुगेट। ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं, दे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सम्मिश्र हैं, सम्मिश्र। ये देखिए ये जो इसका क्वाड्रेचर पार्ट है J4, इसका क्वाड्रेचर पार्ट है -J4, तो साइन हम चेंज कर देते हैं तो वो एक दूसरे के कंजुगेट कहलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी रिप्रेजेंट करने का हमने एक तरीका तो बताया, रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म दूसरा तरीका होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में देखिए ये फेजर रिप्रेजेंट किया गया है। मान लीजिए ये फेजर है R, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही इट इज़ वेरी सिमिलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म के बहुत जैसा मिलता जुलता है। ये प्लस J एक्सिस माइनस J एक्सिस, दिस इज़ रियल, और इन फेज एक्सिस दिस इज़ निगेटिव रियल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फेजर ये है R फेजर है, इट इज़ x + JY ऐसे है। इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए इस फेजर का, यहाँ पे कंपोनेंट ले लीजिए, इनफैक्ट इस डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट R का कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में या रियल डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, R cos थीटा या R cos फाई, ये है x। और इसका कंपोनेंट ले लिया y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्वाड्रेचर डायरेक्शन में। इन फेज डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, ये दिस इज द कंपोनेंट विच इज़ इन फेज एंड दिस इज द कंपोनेंट विच इज़ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये। तो ये कंपोनेंट जो है y, ये क्या है, दिस इज R साइन थीटा, ये R साइन थीटा। ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। सो y इज़ R साइन थीटा एंड x इज़ R cos थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा था x + JY, तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x का मान है R cos थीटा, और y का मान कितना है, J लिखिए, y का मान कितना है, R साइन थीटा। ये है फेजर R इक्वल टू, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे R कॉमन ले लिए तो फेजर R जो है ये क्या हो जाएगा, R मैग्नीट्यूड R ब्रैकेट में cos थीटा + J साइन थीटा, इस रूप में लिखते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। इसमें फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फेजर को, ये R फेजर है, ये V फेजर भी हो सकता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, उस फेजर का ये जो है मान ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, और यहाँ ब्रैकेट में cos थीटा + J साइन थीटा, ऐसे। इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में होगा तो रियल पार्ट माइनस में आएगा, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में आएगा, रियल पार्ट प्लस में आएगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इस फॉर्म को कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म का, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म से हमने ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। अब यहाँ पे ये इसकी जगह वोल्टेज होता तो क्या लिखते हैं, V फेजर इक्वल टू V cos थीटा + J साइन थीटा, ऐसे। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है बहुत आसानी से। कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो भी है रियल पार्ट है उसको मान लीजिए R cos थीटा, दिस इज़ इक्वल टू R cos थीटा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, ये बता रहे हैं। और जो इमेजिनरी पार्ट है या क्वाड्रेचर पार्ट है जैसे कि y, इसको लिख लीजिए R साइन थीटा, बस, और कोई चेंज नहीं करना है। फेजर R इक्वल टू x + JY है, ऐसे ये है। इसको आपको लिखना है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, तो x की जगह पे लिख दीजिए R cos थीटा, ये दिस इज R cos थीटा, और + J, y की जगह पे लिख दीजिए
आर साइन थीटा। तो ये बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये हो गया, दिस इज मॉड मैग्नीट्यूड। ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। दूसरा तरीका ये हो गया। दो मेथड हमने डिस्कस कर लिए फेजर रिप्रेजेंटेशन के। पहला रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तीसरा अब डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। और चौथा उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सभी फॉर्म में आपको आना चाहिए। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई फेजर है आर, देखिए जैसे कि ये है, इसको कैसे लिखते हैं यक्स प्लस जे वाई। दिस इज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म। 1 हम लिख रहे हैं, 1 का मतलब आप समझिए रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसको आर फेजर है कोई, या बी फेजर है, या आई फेजर है, या एस फेजर है, या कोई भी ऐसी राशि है, तो ये इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, दिस इज रियल पार्ट और इन फेस पार्ट, दिस इज क्वाड्रेचर पार्ट और रिएक्टिव पार्ट। ये ऐसे करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। फाई कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स वाई अपान एक्स, इस प्रकार से फाई निकाल लेते हैं। फाई अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमने बताया, उसका मतलब रेफरेंस से जो एंगल आया है एंटी क्लॉकवाइज आया है। फाई का मान अगर निगेटिव में आए तो इसका मतलब क्या है, फाई का मान निगेटिव में आने का मतलब है कि जो एंगल आया है वो रेफरेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, ये मतलब है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए थे, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। आर फेजर को ऐसे लिख दीजिए, आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये भी आपको आता है। ये आर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये दोनों फॉर्म का उपयोग हम लोग एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये दोनों फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बट डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों फॉर्म ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इफ़ वी वांट टू डिवाइड 2 AC क्वांटिटीज़ और इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई 2 AC क्वांटिटीज़, देन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दीज 2 फॉर्म्स आर बेटर, दे आर ईजियर कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो देखिए पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तीसरी विधि डिस्कस कर रहे हैं, जा रहे हैं थर्ड पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए ये पोलर फॉर्म में लिखा है, फेजर है कोई जेड, या आर फेजर है, हम लोग यहाँ पे आर ही यूज कर रहे हैं फेजर बार बार। ये कोई फेजर आर है तो उसको कैसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका है, मॉड ले लीजिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल मतलब अभी हमने निकाला है फाई। तो ये बन गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, किसी फेजर को लिखने के लिए, मान लीजिए इम्पीडेंस को लिखना है हमको पोलर फॉर्म में, तो इम्पीडेंस को पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड और इम्पीडेंस का एंगल, बस। दिस इज पोलर फॉर्म, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल आया है, आर कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मॉड। एंगल कितना है, tan इनवर्स वाई अपान एक्स, ये हो गया एंगल। दिस इज फेजर आर। ये हो गया पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अगर ये जेड है या जेड है तो जेड, जहाँ जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यस है तो यस लिख सकते हैं, यहाँ पे वी है तो वी लिख सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज पोलर फॉर्म एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी। What we have to calculate is, we have to calculate magnitude of the phasor। ये देखिए फेजर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना है, ये रख दीजिए यहाँ पे, और ब्रैकेट में ऐसे करिए, एंगल का चिन्ह बनाइए और यहाँ पे रख दीजिए एंगल फाई, वट एवर इज द एंगल, टेक दैट एंगल एंड प्लेस दिस एंगल। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल।
बन गया पोलर फॉर्म। इस फॉर्म में जो गुणा भाग करना बहुत आसान होता है, इट इज़ वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, वेरी लेस टाइमिंग इज़ रिक्वायर्ड, सो दिस इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म। फोर्थ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, देखिए फेजर आर है कोई फेजर, तो उसमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉड एंड ई की पावर जे फाई, इस रूप में लिखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड जे फाई। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। तो कैसे लिखेंगे इस फेजर को, आर फेजर इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ई की पावर जे, फाई कितना है, tan इनवर्स वाई अपान एक्स। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज आल्सो वेरी सिंपल एंड इट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पर्पस। कॉम्प्लेक्स नंबर का या फेजर का जो गुणा भाग करना इस विधि से बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए इम्पीडेंस होता तो कैसे लिखते, z इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z ई की पावर जे फाई, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, वेरी सिंपल। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म का उपयोग ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का यूज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग ज़्यादा करते हैं। बट वी शुड हैव दी knowledge to convert them, how to interconvert them, how to change them, how to convert one form into another. For example, we want to convert rectangular into polar, we want to convert rectangular into exponential, we want to convert rectangular into trigonometric, और trigonometric into rectangular और trigonometric into polar. So interconversion भी हमको आना चाहिए, interconversion भी हमको करना आना चाहिए। तो हम ये इंटरकन्वर्जन भी कर सकते हैं एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में, जैसे कि अभी हमने किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म का हमने कन्वर्जन कर दिया ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म का कन्वर्जन हमने कर दिया पोलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म का कन्वर्जन हमने कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी प्रकार से इस फॉर्म का कन्वर्जन उस फॉर्म में, उस फॉर्म का कन्वर्जन उस फॉर्म में भी आना चाहिए आपको। Let us have few examples and try to solve these examples with the help of this phasor complex notation method. ये मान लीजिए कोई वोल्टेज है V1 और ये कोई वोल्टेज है V2, इनको जोड़ना है, सपोज जोड़ना है। तो इसका देखिए रियल पार्ट है और ये इन फेस पार्ट है, ये है क्वाड्रेचर पार्ट है, या 90 डिग्री आउट ऑफ फेस पार्ट है, या रिएक्टिव पार्ट है। इसी तरह V2 का इन फेस पार्ट, ये क्वाड्रेचर पार्ट ये है। तो क्या करेंगे, कैसे जोड़ते हैं, ये V1 प्लस V2 करना है, V1 प्लस V2 ये फेजर करना है। तो क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 4 6, और ये जो कंजुगे ये जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर पार्ट, और 90 डिग्री आउट ऑफ फेस पार्ट और रिएक्टिव पार्ट, इसमें देखिए ये +5 है, ये -3 है, तो इनका ये हो जाएगा ये। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/6। इस तरह से हमने निकाल लिया फाई, इस तरह से हमने निकाल लिया रिजल्टेंट फेजर का जो है मैग्नीट्यूड। ये हो गया सॉल्व। दूसरा देखिए, ये इसमें क्या करना है, मान लीजिए V3 है, ये V4 है, इनको जोड़ना है, V3 प्लस V4 करना है, रियल पार्ट जोड़ दिया, इन फेस पार्ट को इन फेस पार्ट से जोड़ दिया, या एक्टिव पार्ट को एक्टिव पार्ट से जोड़ दिया, रिएक्टिव पार्ट को या क्वाड्रेचर पार्ट को क्वाड्रेचर पार्ट से कर दिया। तो ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 255 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस 49 स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 49/255। ये हो गया, सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। एडिशन कर रहे हैं, बहुत आसानी से हो जा रहा है एडिशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना है एडिशन, दिस इज सपोज V5, दिस इज सपोज V6,
जोड़ना है तो रियल पार्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -16। क्वाड्रेचर पार्ट को क्वाड्रेचर पार्ट से कर दीजिए, ये हो जाएगा 92। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एंगल निकाल लीजिए, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में जोड़ना घटाना हो गया, बहुत आसानी से हो जाता है। बट यहाँ गुणा भाग देखिए, गुणा मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज ये एक है 4 + J1 2 + J3, मल्टीप्लाई करिए इसको तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 4 8 2 4 ये J3 × 4, तो ये हो जाएगा J12 प्लस 2 × J, ये हो जाएगा 2J या J2, J × 3 J3 × J1, ये कितना हो जाएगा J² 3। अब इसमें J² का मान -1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इज़ -1, तो ये हो जाएगा 8 - 3 = 5, और ये क्वाड्रेचर पार्ट जुड़ जाएंगे 14। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5² + 14², एंगल tan 1 14/5। ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है इसमें। और भाग करना हो, इफ़ वी वांट टू डिवाइड, मान लीजिए एक फेजर है V1, दूसरा फेजर है V2, डिवाइड करना है, ये V1 है V2 है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 2 - J3 / 2 - J3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट बना देंगे, इसको रियल बना देंगे, नीचे वाला भाग हर। तो सॉल्व करते हैं, देन इट टेक्स मोर टाइम, लिटिल बिट लॉन्गर टाइम। तो इसकी तुलना में देखिए, ये पोलर फॉर्म में करना है, भाग गुणा करना है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। क्या करेंगे, इसमें एक फेजर ये है, दूसरा फेजर ये है, एक राशि ये है, दूसरी ये है, इसमें क्या करते हैं, मॉड का गुणा कर दीजिए, 35 × 10 350, एंगल जोड़ दीजिए आपस में 65 - 12 53 डिग्री, सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसानी से हो गया। यहाँ पे देखिए गुणा करना है, एक ये है, एक ये है, दूसरी राशि ये है, मल्टीप्लाई करना है, 11 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 124, सो देन इट बिकम्स मैग्नीट्यूड इज दिस। एंगल क्या करेंगे, एंगल को देखिए ये कर दिया एंगल, तो ये निकल जाता है इस प्रकार से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल जोड़ दिया, 100 + 250 350, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैसे ही 15, और ये एंगल जोड़ा 30 - 30 0। सो इट इज़ वेरी इजी टू मल्टीप्लाई टू फेजर और टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी पोलर फॉर्म वेरी इजीली। डिवाइड करना है, यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो ये भाग इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.5, एंगल घट जाता है इसमें 65 - -10, तो ये हो जाएगा 70, -10 नहीं है, -12 है, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री, ईजी। यहाँ देखिए 124 डिवाइडेड बाई 11, उसको करेंगे, मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, एंगल 250 - 100 150, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए पोलर फॉर्म में 3/5 = 0.6, एंगल 30 - -30 = 60, वेरी इजी। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी वांट टू ऐड, व्हेन वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, देन rectangular form and trigonometric form, they are very very convenient. And if we want to multiplication, and if we want to divide, division, then polar form and exponential form, they are very very convenient, they are easy. So we get results in less time, we get results in less effort. So this is better for multiplication and division. Rectangular and trigonometric form is better for addition and subtraction. So we use these methods as per our requirement. इनका उपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करेंगे, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, एक दूसरे का कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको, और कैसे एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल
complex notation method in order to solve AC quantities, different mathematical operations हम करते हैं. Sometimes we have to add, we have to subtract, divide, multiply. Then Hezar algebra or complex notation method makes things easier. Thank you for watching this video. Thank you so much.